NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे, एससीओ समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 साल बाद चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। गलवान में झड़प के बाद पीएम मोदी का यह पहला चीन दौरा होगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होने वाली है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस समिट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा उनके जापान जाने का भी कार्यक्रम है। चीन का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच टकराव चरम पर है। उधर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी है। भारत इस समय बैलेंस्ड विदेश नीति अपना रहा है। एक और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है तो दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देशों के साथ बातचीत भी हो रही है। 2020 में गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद जब भारत और चीन के रिश्तों में गहरी खटास आ गई थी, गलवान के बाद पहली बार पीएम मोदी का चीन दौरा सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने की औपचारिकता नहीं है। ये साफ संकेत है कि भारत दोस्त सबका है लेकिन गुलाम किसी का नहीं। अगर पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए तो यह अमेरिका के लिए भी झटका होगा क्योंकि वह हमेशा भारत को अपना साथी मानकर चलता था और कोशिश करता था कि भारत की चीन के साथ करीबी ना हो जाए। 11 अगस्त को संसद में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल। क्या होंगे बिल में अहम बदलाव? सरकार जल्द ही नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों की माने तो ये बिल 11 अगस्त को लोकसभा में टेबल हो सकता है। हालांकि इसमें और संशोधन के लिए इसे सर्दियों के सत्र तक टालने की संभावना भी जताई जा रही है। ये बिल मौजूदा मॉनसून सत्र के एजेंडे में सूचीबद्ध है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को सरल और आधुनिक बनाना है। सरकार इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना बना रही है। सूत्रों की माने तो सरकार ने संसदीय चयन समिति की अधिकतर सिफारिशें मान ली है। समिति का मानना है कि बिल को पारित करने से पहले इसमें और तकनीकी सुधार जरूरी है ताकि लागू होने के बाद किसी तरह की दिक्कत ना आए। एसआईआर पर संसद में चर्चा से सरकार का इनकार, विपक्ष का 11 अगस्त को हल्ला बोल। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर संसद में जोरदार सियासी टकराव जारी है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए लोकसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र से खिलवाड़ बता रहे हैं और 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च का ऐलान कर चुका है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एसआईआर का मामला कोर्ट में है, इसीलिए नियमों के तहत इस पर सदन में चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने लोकसभा के नियम 186(8) और 352(1) का हवाला देते हुए कहा कि संसद ऐसे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकती जो न्यायिक प्रक्रिया में हो। रिजिजू ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। इस सदन में पहले भी ये तय हो चुका है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम झाकड़ की 1988 की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि मैं नियम नहीं तोड़ सकता। यही भावना आज भी लागू होती है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह पहले दिन से ही संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। उन्होंने सवाल किया, क्या विपक्ष संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करना चाहता है? क्या वह नियमों को तोड़ना चाहते हैं? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, कहा अडानी जांच के चलते ट्रंप के सामने बेबस है मोदी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच के कारण पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये जांच कथित वित्तीय संबंधों को उजागर कर सकती है, जिसके चलते पीएम मोदी दबाव में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत कृपया समझें, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों
चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अडानी मामले में अमेरिका की जांच चल रही है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अडानी समूह और सरकार के बीच कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं। बिहार मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं किया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 को बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों और 90,712 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद से 6 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने के लिए कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। चुनाव आयोग ने बताया कि इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं की ओर से 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें 19,186 नए मतदाताओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पंजीकरण के लिए फॉर्म जमा किया है। आयोग ने यह भी दोहराया कि 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित जांच और स्पष्ट आदेश के नहीं हटाया जाएगा। तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा बुधवार को हैदराबाद के बशीरबाग स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने के मामले में पेश हुए। ईडी ने इस मामले में विजय देवरकोंडा को समन जारी किया था, जिसके बाद उनकी ये पेशी हुई। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले से संबंधित है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की गई है। ईडी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद विजय ने मीडिया कर्मियों से कहा, ये सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ये कुछ ऐसा था जो मैंने 2016 में किया था। नैतिक आधार पर मैंने इसे आगे नहीं बढ़ाया और मैंने ईडी को बताया कि मुझे कोई भुगतान नहीं मिला, क्योंकि मैं उससे पैसे कमाना नहीं चाहता था। अधिकारियों ने सभी विवरण दर्ज कर लिए हैं और पूछताछ पूरी हो चुकी है। एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं सहयोग करूं और उनके सवालों का जवाब दूं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई षड्यंत्र या राजनीतिक प्रेरणा नहीं है। विजय देवरकोंडा की टीम ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनकी संलिप्तता केवल एक कौशल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म 823 तक सीमित थी, जो कानूनी रूप से अनुमत क्षेत्रों में थी और उनका अनुबंध 2023 में समाप्त हो चुका है। एनआईए ने अमृतसर के ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर में हुए ग्रेनेड हमले की जांच के सिलसिले में पंजाब के अलग अलग जिलों में 19 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी अमृतसर, गुरुदासपुर, बटाला जैसे बॉर्डर इलाकों में की गई। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीमों ने कई अहम सबूत जब्त किए, जिनमें मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डिवाइसेस और अन्य संदिग्ध सामान शामिल है। दरअसल ये मामला इसी साल 14 मार्च की रात हुए एक आतंकी हमले से जुड़ा है, जब अमृतसर के शेरशाह रोड स्थित ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि यह हमला विदेश में बैठे आतंकी सरगनाओं के इशारे पर करवाया गया। एनआईए की जांच में पता चला है कि इस हमले को मृतक गुरुसिदाक सिंह विशाल गिल के नाम आरोपियों ने अंजाम दिया था। गुरुसिदाक लगातार विदेशी हैंडलरों के संपर्क में था, जो भारत में मौजूद कुछ युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेल रहे थे। उन्हें पैसे और नशे के बदले हथियार और ग्रेनेड पहुंचाए जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि गुरुसिदाक और विशाल गिल पहले भी कई बार हथियारों और ग्रेनेड की डिलीवरी में शामिल रहे हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।